मॉरिशस का कोई ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस वो दिखाते हैं और मॉरिशस की कंपनी बन के भारत में घुस जाते हैं। तो जितना वो मुनाफा कमाते हैं उस पर एक पैसा भी उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, सारा पैसा बिना टैक्स दिए हुए ले जाते हैं, क्योंकि मॉरिशस के साथ भारत सरकार की संधि है। एक एक साल में 35 से 40 हजार करोड़ रुपए लुट रहा है एक एक देश के कारण, वो मॉरिशस हो, लिचेस्टन हो या दूसरे कोई देश हो। ऐसे 70 देशों से संधि है, लाखों करोड़ों रुपए देश के लुट रहे हैं। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार वही है जो अंग्रेजों के जमाने में थी। अंग्रेजों की कंपनियां भारत को लूटें, अंग्रेज सरकार को कोई तकलीफ नहीं थी। अब भारत सरकार को कोई तकलीफ नहीं है, विदेशी कंपनियां भारत को लूटें, कोई तकलीफ नहीं। मुझे एक बहुत खराब उदाहरण आपको देना है। अंग्रेजों ने भारत में नमक पर कर लगाया था और नमक पर कर लगाकर नमक को महंगा कर दिया था। महात्मा गांधी ने उस नमक कर के खिलाफ बहुत बड़ा सत्याग्रह किया था। आप सभी जानते हैं दांडी मार्च उसी सत्याग्रह का नाम था। गांधी जी का यह कहना था कि गरीब आदमी सबसे सस्ती चीज है, नमक से रोटी खा सकता है। अंग्रेजों की सरकार ने उसी नमक को महंगा कर दिया। गांधी जी ने कहा यह मंजूर नहीं है, नमक के लिए जो कर लगा है उसके खिलाफ मैं सत्याग्रह करूंगा। गांधी जी ने सत्याग्रह किया, अंग्रेज सरकार झुकी और गांधी जी के दबाव में आकर अंग्रेज सरकार ने नमक का कर वापस लिया, नमक का टैक्स वापस लिया और नमक फिर से सस्ता हुआ। लेकिन गांधी जी के जाने के बाद इस भारत देश में नमक फिर महंगा हो गया है। जो नमक 15 पैसे किलो बनता है वो नमक आपको 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए किलो बेचा जा रहा है। कई कई शहरों में तो 15 रुपए किलो नमक बिक रहा है। आप पूछो, नमक बनाने में 15 पैसे किलो का खर्च आता है, क्योंकि नमक बनाने में कोई चीज लगती ही नहीं है। समुद्र का पानी लगता है, वो मुफ्त का है। सूरज की रोशनी लगती है, वो भी मुफ्त की है। तो सूरज की रोशनी मुफ्त की, समुद्र का पानी मुफ्त का, तो फिर नमक बनाने में खर्चा क्या है? सूरज का धूप पानी के ऊपर पड़ती है, पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, नमक नीचे रह जाता है। और ये नमक में मजदूरी 15 पैसे किलो के आसपास आती है। तो जो नमक 15 पैसे किलो बनता है वो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 रुपए किलो में मिलना चाहिए, लेकिन वो 7 रुपए, 8 रुपए किलो, 15 रुपए किलो बेच रही है हमारी सरकार। तो हमारी सरकार कोई अंग्रेजों से कम थोड़ी है। अंग्रेजों ने नमक महंगा किया था टैक्स लगाकर, हमारी सरकार ने भी नमक को महंगा बना दिया कुछ विदेशी कंपनियों के लोभ और लालच में आकर। और वो नमक आप खा रहे हैं और मजबूरी में आप खा रहे हैं। 15 रुपए किलो, 17 रुपए किलो, 8 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, जो मिलना चाहिए 15 पैसे किलो। मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजों की सरकार से भारत सरकार में कोई बहुत बड़ा अंतर आया है। अंग्रेजों की सरकार टैक्स लगा के लूटती थी, भारत की सरकार परोक्ष टैक्स लगाकर उसी नमक को महंगा बनाकर आपको लूट रही। इस देश में कोई तर्क समझ में नहीं आता कि आलू बाजार में हम खरीदें तो 5-7 रुपए किलो मिल जाए और उस आलू का चिप्स हम खरीदें 400 रुपए किलो में मिले। टमाटर हम बाजार में खरीदें 8-10 रुपए किलो मिल जाए, उसी टमाटर की चटनी खरीदें सॉस के नाम पर 200 रुपए किलो में मिले। कोई तर्क समझ में नहीं आता। हमारे गांव में गाय का दूध 10 रुपए लीटर मिले और पानी की भरी हुई बोतल पेप्सी और कोका कोला की वो 30 से 35 रुपए लीटर मिले हमको, और वो भी जहर घुला हुआ। 10 रुपए लीटर में गाय का शुद्ध दूध मिले जो अमृत है, और 35 रुपए लीटर में जहरीला पानी मिले जिसको पी के किडनी खराब हो जाए, लीवर खराब हो जाए, फेफड़े खराब हो जाए, कैंसर हो जाए हमको। कोई तर्क समझ में नहीं आता। मुझे तो इससे ज्यादा दुख नहीं लगता इस देश में कि हम गाय का घी खरीदें खाने के लिए 150 से 200 रुपए किलो में मिल जाए और दांत घिसने के लिए टूथपेस्ट 300 रुपए किलो मिले हमको। 30 रुपए का 100 ग्राम 300 रुपए किलो। काजू नहीं है 300 रुपए किलो, टूथपेस्ट है 300 रुपए किलो। क्रीम लगाने वाली जो मुंह पर हम लोग फेयर एंड लवली इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरे देश में मिले 40 रुपए की 25 ग्राम, 80 रुपए की 50 ग्राम, 160 रुपए की 100 ग्राम, 1600 रुपए की 1 किलो मुंह पे लगाने वाली क्रीम, 300 रुपए किलो बादाम, 400 रुपए किलो और अच्छा बादाम, 300-250 रुपए किलो काजू, 200 रुपए किलो गाय का घी,
अच्छी से अच्छी मिठाई खरीदें, दूध की बनी हुई, खोवा की बनी हुई तो 150-200 रुपए किलो की। तो अच्छी से अच्छी चीजें खाने पीने की 150-200-250 रुपए किलो, और मुंह पे पोतने वाली क्रीम 1600 रुपए किलो। और हम भी ऐसे परम मूर्खों के मूर्ख 200 रुपए किलो घी ना खाएं, 1600 रुपए किलो की क्रीम चुपड़ कर चेहरे पे लगाएं और कहें हम तो बहुत गोरे हो रहे हैं, हम तो बहुत सुंदर हो रहे हैं। व्यवस्था पूरी की पूरी अंग्रेजों के जमाने की। टैक्स लगा के लूटो, अंग्रेजों का नियम, टैक्स लगा के लूटो, अंग्रेजों के बाद का नियम, टैक्स लगा के लूटो। व्यवस्था को चलाओ थोड़े लोगों के लिए, अंग्रेजों का नियम, आज भी वही नियम। व्यवस्था में परोक्ष रूप से खर्चा करो, सरकार चलाने पर और तनख्वाह देने पर ज्यादा से ज्यादा, विकास पे सबसे कम, आज भी वही। तो सारी की सारी अर्थव्यवस्था की नीतियां, नियम, कानून अंग्रेजों के जमाने के हैं। तो इसलिए लगता नहीं है कि भारत स्वतंत्र हो गया है या स्वाधीन हो गया है। इसी तरह से कृषि व्यवस्था में वही समस्या है। अंग्रेजों के जमाने में इस देश में यूरिया, डीएपी और केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा से ज्यादा आए, भारत की इसकी भूमि तैयार की गई, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजी और अमेरिकी कंपनियों ने रासायनिक हथियार खूब बनाए और बेचे। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया तो रासायनिक हथियार बिकने बंद हो गए, लेकिन कारखाने उन्होंने चालू रखे। जिन रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके हथियार बनते हैं, उन्हीं रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके उन्होंने यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट बना लिया, केमिकल पेस्टिसाइड बना लिया और धीरे धीरे भारत में घुसाना शुरू किया। और अंग्रेजों के बाद के काले अंग्रेजों ने तो ऐसा नाश मारा इस देश का कि यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट को खुलेआम भारत में छूट दे दी और गांव गांव, गली गली, घर घर किसानों ने कट्टे पे कट्टा यूरिया डाल डाल के मिट्टी का सर्वनाश कर दिया। जिस मिट्टी में 1 ग्राम भी यूरिया नहीं डाला जाता था, अभी वहां 1-1 एकड़ में 10-10, 15-15 कट्टे यूरिया डाल देते हैं, डीएपी डाल देते हैं, जहर पर जहर डाल देते हैं। फिर खेत में फसल उगती है, उस पर कीड़ा लगता है, कीड़े को मारने के लिए और जहर डाल देते हैं। पूरी खेती को विषैला बना दिया, पूरी धरती को विषैला बना दिया, पूरा पानी विषैला हो गया। उस खेती के अन्न को हम खा रहे हैं, हमारे शरीर में जहर आ रहा है। मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि एक समय भारत देश के कुछ वैज्ञानिकों ने माताओं के दूध का परीक्षण किया था, तो पता चला माताओं के दूध में डीडीटी है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, एंडोसल्फान है माताओं के दूध में। कहां से पहुंच गया ये? माताएं जो अन्न खा रही हैं वो शरीर में आ रहा है, उस अन्न में ये जहर है तो दूध में आ रहा है, और वो दूध अपने नौनिहाल बच्चों को पिला रही हैं। बच्चों के शरीर में बचपन से आप दूध दे रहे हैं, उसमें एंडोसल्फान, डीडीटी, मेलाथियान, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोपाइरीफॉस, डाइक्रोमेट, मोनोक्रोटोफॉस, इतने जहर। फिर वो बच्चा बड़ा होगा, उसके खून में भी जहर, उसके मन में भी जहर, उसके विचारों में भी जहर, उसके काम में भी जहर, और फिर पूरे समाज में जहर और पूरे राष्ट्र में जहर। जहर ही फैलेगा, उसमें से अमृत नहीं निकलेगा। और ये जहर की शुरुआत हो रही है जहरीला खाना खा के। जो गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर हम खा रहे हैं, खेतों में इतना जहर डलवा रही है हमारी सरकार, इतना ज्यादा कीटनाशक डलवा रही है हमारी सरकार। पूरा देश का अन्न विषैला हो गया है, पानी विषैला हो गया है, हवा विषैली हो गई है, सब कुछ विषैला कर दिया इन सरकारों ने। अंग्रेजों ने तो विष घोला था हमारे जीवन के एक अंग में, इन काले अंग्रेजों ने तो पूरे जीवन में ही विष घोल दिया है। जीवन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा है जो विष के प्रभाव से मुक्त हो। मुझे माफ करेंगे ये बात कहने के लिए कि हमारे देश की सरकारों का रवैया अंग्रेजों से कई हजार गुना ज्यादा खतरनाक है। हमारे सरकार की नीतियां और हमारे सरकार की व्यवस्थाएं अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्थाओं से कई हजार गुना ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो रही हैं। ऐसी स्थिति में कुछ तो करना पड़ेगा, और वो यही कर सकते हैं हम सब मिलकर कि इस पूरी व्यवस्था को चलाने वाले जो नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, इनको जड़ मूल से उखाड़ना पड़ेगा। तभी भारत सच्ची स्वतंत्रता हासिल करेगा और स्वाधीनता इस देश को मिल पाएगी। मैं माताओं, बहनों से, भाइयों से, सबसे अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, और वो यही है कि अंग्रेजों के बनाए गए ये जो काले कानून हैं, अंग्रेजों की बनाई गई ये जो काली व्यवस्थाएं हैं, अंग्रेजों के बनाए गए ये जो अत्याचारी सारी की सारी
तंत्र चल रही है हमारे देश में, इसको बदलने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए हम सबको प्राणपण से जुटना पड़ेगा, जीवन को लगा देने की तैयारी से जुटना पड़ेगा, अपने को होम कर देने की तैयारी के संकल्प के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई आसान लड़ाई नहीं है, ये बड़ी गहरी और बड़ी दूर तक मार करने वाली लड़ाई है। आप सोचो कि खाली गोरे अंग्रेजों को भगाने मात्र में हमारे क्रांतिवीरों को 7,32,000 का तो संगठन खड़ा करना पड़ा, 4.5 करोड़ भारतवासियों को सहयोगी और समर्थक बनाना पड़ा, 480 करोड़ रुपए खर्च किए, तब जाकर खाली अंग्रेज भारत से भागे। अब उसकी तुलना आप करो 7,32,000 का संगठन उस जमाने का, जब हमारी आबादी 20 करोड़ की थी, फिर 4.5 करोड़ लोगों का सहयोग और समर्थन उस जमाने में, जब आबादी हमारी 33 करोड़ हो गई। तो अब आबादी हमारे देश की 120 करोड़ है, तो आप सीधे सीधे हिसाब लगा लो कि हमको कम से कम तो इस देश में 15 से 20 और कभी कभी तो 25 करोड़ लोगों तक का संगठन खड़ा करना ही पड़ेगा, तभी जाकर ये काले अंग्रेजों से हम हमारे देश को बचा पाएंगे। और उस जमाने में महात्मा गांधी, शहीद आजम भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आदि आदि क्रांतिवीरों ने 480 करोड़ रुपए का कुल खर्चा किया आजादी के लिए। तो आजादी के 63 साल के बाद रुपए का अवमूल्यन हो चुका है, तो हमें तैयारी रखनी पड़ेगी कि कम से कम हजारों करोड़ रुपए का खर्चा अब इस भारत स्वाभिमान की सफलता के लिए खर्च करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है नहीं हमारे पास, और खर्च करना पड़ेगा तो इसको जुटाना भी पड़ेगा, क्योंकि और कहीं से आएगा नहीं ये पैसा। कोई विदेशी आकर हमको देश के लिए दान नहीं देगा, कोई विदेशी आकर हमारे लिए सद्भावना व्यक्त तो कर सकता है, लेकिन हमको बहुत सारा धन उपलब्ध करा के हमारे देश की आजादी के बाद की नई आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए, नई व्यवस्था की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत दूर तक सहयोग नहीं करेंगे। विदेशी सद्भावना व्यक्त कर सकते हैं और हमारे लिए मन में ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है, आप अपने रास्ते को बनाने की लड़ाई लड़ रहे हो, हम भी आपको सहयोग कर सकते हैं भावना से, मन से, लेकिन बहुत आगे तो नहीं आएंगे। करना तो आपको ही पड़ेगा। आप भारत में रहते हो तो या भारत के बाहर रहते हो तो आपको दोनों स्तर पर इस देश की आजादी की नई लड़ाई के लिए, व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई के लिए, नई व्यवस्था बनाने की लड़ाई के लिए सबसे पहला संकल्प यही करना है कि अंग्रेजों के बनाए गए कानूनों को हटाना है, अंग्रेजों की बनाई गई व्यवस्थाओं को बदलवाना है, कृषि व्यवस्था को बदलवाना है, चिकित्सा व्यवस्था को बदलवाना है, शिक्षा व्यवस्था को बदलवाना है, कानून और न्याय व्यवस्था को बदलवाना है, प्रशासनिक व्यवस्था को बदलवाना है, सभी व्यवस्थाओं को आमूल चूल पूरा बदलवाना है। कानून ये रद्द कराने हैं। अब आप जानते हैं कि कानून को रद्द कराना और नया कानून बनाना ये संसद करती है या विधानसभाएं करती हैं। तो संसद और विधानसभाओं में ऐसे लोगों को भेजना पड़ेगा कि जो हमारी इस बात से सहमत हो कि अंग्रेजों के बनाए गए सारे कानून रद्द होने चाहिए और उनके स्थान पर नए कानून बनने चाहिए। या तो संसद और विधानसभाओं में आज जो लोग बैठे हुए हैं उनको इस बात से सहमत कराना पड़ेगा कि भाई आप यहां आए हो, देश ने आपके ऊपर बहुत विश्वास व्यक्त किया है, आपके चुनाव में देश ने लाखों करोड़ों रुपए का खर्च किया है, तो आप इस व्यवस्था को बदलने में कुछ हमारा सहयोग करो। अगर ये करते हैं तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो इनके स्थान पर नए लोगों को लाना पड़ेगा। काम तो ये करवाना ही है, ये लोग करें या इनके स्थान पर आए हुए नए लोग करें, और ये काम होगा संसद और विधानसभाओं से। तो संसद और विधानसभाओं में ऐसे लोगों को भेजने के लिए हमें अभी से अपना मन मस्तिष्क तैयार करना पड़ेगा। दूसरा काम हमको एक और करना पड़ेगा, वो समाज के स्तर पर करना पड़ेगा कि ये जो गुलामी है व्यवस्था की, कानून की, ये तो सरकार के स्तर पर बदलेगी। कुछ गुलामी हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन की भी है, जिसे हम खुद बदलेंगे तभी वो ठीक होगी। आप बोलेंगे जी हमारे व्यक्तिगत जीवन की क्या गुलामी है? हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अंग्रेजों का बहुत सारा नकल करते हैं, उनके आचरण का। हमारी पोशाक अंग्रेजों वाली हो गई है, हमारा खान पान अंग्रेजों वाला हो गया, हमारा आचरण व्यवहार अंग्रेजों वाला हो गया है। हर तरफ हम देखते हैं कि अंग्रेजियत में डूबे हुए लोग भारत के दिखाई देते हैं। आप जानते हैं अंग्रेजों की पोशाक है कोट, पैंट, टाई और उसके बाद नेक टाई, क्योंकि अंग्रेजों का देश ठंडा देश है।
ठंडे देश में शरीर को सर्दी ज्यादा लगती है, हर समय ठंडी हवाएं चलती हैं, तो गर्म सूट और टाई और कोट पहनना, 3 पीस सूट पहनना, उसके बाद ऊपर से टाई लगाकर गले को बंद कर लेना ताकि ठंडी हवा अंदर ना जा सके, ये अंग्रेजों की मजबूरी है। अपनी इस मजबूरी को पूर्ति करने के लिए उन्होंने सूट का आविष्कार किया, कोट बनाया, पैंट बनाया, जैकेट बनाया, 3 पीस सूट बनाया, टाई बनाई, फिर ओवरकोट बनाया, फिर हैट बनाया ताकि कान ढके रहें। ये सब कुछ उन्होंने अपने जलवायु और मौसम की अनुकूलता के अनुसार किया ताकि उनको ठंड से बचाव करना, क्योंकि अंग्रेजों के देश में सबसे ज्यादा लोग ठंड से ही मरे हैं। आपको मालूम है कि साल में 6-7 महीने सूरज नहीं निकलता। इंग्लैंड में और यूरोप में साल में 6-7 महीने सूरज नहीं निकलता, कभी कभी 8 महीने नहीं निकलता। बर्फ पड़ती है और खेतों में जमा हो जाती है, सड़क पर 5-5 फीट बर्फ, कभी कभी 10-10 फीट बर्फ जमा हो जाती है। पूरी सरकार का एक ही काम होता है उस समय बर्फ को सड़क से हटाना और फिर रास्ते को सुयोग्य बनाना। तो जिन देशों में बर्फ बहुत पड़ती हो, ठंडी हवाएं बहुत चलती हो, सूरज का धूप ना निकलता हो, धूप के दर्शन के लिए वो तरसते हो, वहां के लोगों को हमेशा कपड़े ऐसे ही पहनने पड़ेंगे जो ठंडी हवाओं से उनको बचा सकें और शरीर में गर्मी ला सकें। इसलिए वो कोट पैंट सूट और टाई और ओवरकोट आदि आदि पहनते हैं। अब हम भारतवासी उनकी नकल करके पहनने लगे। हमारे देश में तो बर्फ कभी पड़ती नहीं है, बिहार में तो मैंने कभी नहीं सुना कि बर्फ पड़ती है। थोड़ी बहुत बर्फ पड़ती है तो उत्तराखंड में पड़ती है, जम्मू कश्मीर में पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, वो भी साल में 15 दिन पड़ती है, 6-7 महीने नहीं पड़ती। हमारे यहाँ तो हर दिन सूरज निकलता है और खूब तेज निकलता है, खूब धूप होती है और खूब अच्छी धूप होती है। और आधे से ज्यादा भारत में तो 2 ही मौसम है, गर्मी और भयंकर गर्मी। आप तो बिहार के वासी हैं, आपको तो मालूम है 50 डिग्री तापमान हो जाता है बिहार के कई शहरों का। अब ऐसे जहां देश में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता हो, वहां के लोग कोट पहनना शुरू कर दें, टाई लगाना शुरू कर दें, जैकेट पहनना शुरू कर दें, ओवरकोट लादना शुरू कर दें और टाई के ऊपर नेक टाई लगा लें और सारे गले को खूब अच्छे से बंद कर लें। गर्मी अंदर ही अंदर लगे, पसीना अंदर ही अंदर हो और अंदर गर्मी और पसीने से इतने परेशान हो कि सब कुछ खोल देने का मन करता हो, फिर भी उसको ना खोलें तो उनको क्या कहेंगे? अंग्रेजों की अंग्रेजी तो कह सकते हैं। मुझे कई बार ये दृश्य देखने को मिलते हैं इस देश में, बहुत हंसी भी आती है और रोना भी आता है। जून की भयंकर गर्मी में शादी हो रही है, दूल्हे राजा 3 पीस सूट और टाई लगा के घोड़े पे चढ़ के बैठे हुए हैं। भयंकर जून की गर्मी में, चिलचिलाती धूप में 3 पीस सूट और टाई लगा के दूल्हे राजा हैं। अंदर पसीना 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 हो रहा है और दूल्हे राजा कह रहे हवा कर भाई, हवा कर। अरे भाई ये कोट उतार के फेंक दे। नहीं फेंकूंगा, क्योंकि आज ही पहनना है, क्योंकि आज ही मुझे सुपर इडियट दिखना है और सुपर इडियट बनना है। तो हमारे देश में ये जो भूषा की गुलामी है, ये हमें व्यक्तिगत स्तर पे बदलनी है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं भारत स्वाभिमान के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों से कि अंग्रेजों की पोशाक को जितनी जल्दी छोड़ सकें छोड़ दें। तो आप बोलेंगे जी भारतीय पोशाक क्या है? कुर्ता पहनो, पायजामा पहनो, धोती पहनो, साड़ी पहनो, ये सब भारतीय पोशाकें हैं। बहनें तो अभी भी काफी भारतीय हैं क्योंकि वो तो साड़ी पहनती हैं या सलवार सूट। भाइयों में बहुत गड़बड़ी आई है, अपनी पत्नियों को तो साड़ी पहनाएंगे और खुद 3 पीस सूट और टाई लगा के जाएंगे उनके साथ। पत्नी भारतीय है, पति विदेशी है। कहते हैं पति पत्नी एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पहिया ट्रैक्टर का, दूसरा साइकिल का, कैसे चलेगी ये गाड़ी? तो हाथ जोड़कर भाइयों से विनती करता हूं कि अगर आपकी धर्म पत्नियों को आप साड़ी पहना रहे हैं तो आप ईमानदारी से धोती कुर्ता पहनिए, नहीं तो लुंगी कुर्ता पहनिए, नहीं तो भारतीय पोशाक पहनिए, कुर्ता पजामा पहनिए। ये नहीं चलेगा कि हमारी धर्म पत्नी भारतीय है और हम विदेशी हो जाए। तो भूषा की गुलामी छोड़िए, भाषा की गुलामी छोड़िए, फिर भोजन की गुलामी भी छोड़िए। भोजन में हमारी बहुत गुलामी आ गई है। अंग्रेज डबल रोटी खाते थे, पाव रोटी खाते थे, ब्रेड खाते थे, हमने भी खाना शुरू कर दिया। हमारे घरों में अब पाव रोटी आती है, डबल रोटी आती है, ब्रेड आती है। जिस घर में ताजा रोटी बनाने की हजारों लाखों साल की परंपरा हो,
उस देश में 3-3 महीने पुरानी डबल रोटी और पाव रोटी आती है, वो भी सड़े मैदे की बनी हुई, जिसको बनता हुआ आप देख लेंगे तो कभी छूना पसंद नहीं करेंगे उसको। तो घर में से ये हटाइए पाव रोटी, डबल रोटी। ये अंग्रेजों की मजबूरी है कि उनको गेहूं के आटे से रोटी बनाना नहीं आया आज तक। उन्होंने दुनिया में बहुत आविष्कार किए होंगे, रोटी बनाना नहीं सीख पाए वो अभी तक, शायद सीख भी नहीं पाएंगे अगले 100 साल में। गेहूं उनके यहां होता है, गेहूं हमारे यहां भी होता है, उसी गेहूं से हम आटा बनाते हैं, उस गेहूं से वो भी आटा बनाते हैं, उस आटे से हम रोटी बना लेते हैं, उस आटे को सड़ा के वो पाव रोटी और डबल रोटी बना लेते हैं। हम उसी आटे से रोटी की कितनी तरह की रोटियां बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, कचौड़ी बना सकते हैं, 20 किस्म के पराठे, 20 किस्म की पूड़ी कचौड़ी। इतनी विविधता हमारे व्यंजन में जब है तो सड़ी हुई मैदे की डबल रोटी पाव रोटी खाना ये कोई शान की बात नहीं है। ये अंग्रेजी भोजन है, तामसिक भोजन है। इसको जल्दी से जल्दी छोड़िए और अपने घर से इसको विदा करिए, इस अंग्रेजियत में से बाहर आइए। भोजन की गुलामी, ये पिज्जा है, बर्गर है, हॉट डॉग है, कोल्ड डॉग है, चाउमीन है, ये सब हटाइए, क्योंकि ये विदेशी भोजन हमारे लिए अनुकूल नहीं है। जिस देश में ये विकसित हुआ है उस देश के लिए थोड़ा अनुकूल हो सकता है, हमारे लिए तो बहुत प्रतिकूल है। तो भोजन की गुलामी ठीक करिए, भाषा की ठीक करिए, भेषज की ठीक करिए, भूषा की ठीक करिए, और अंत में अगर कर सकते हैं व्यक्तिगत जीवन में, तो ये भजन संगीत में भी काफी कुछ गुलामी आ गई है। हमारा संगीत शास्त्रीय संगीत है, राग रागनियों पर आधारित है, और शास्त्रीय संगीत का विकास लाखों करोड़ों वर्षों में हुआ है। वेदों में से निकला है हमारा संगीत। वेद जितने पुराने हैं, संगीत उतना ही पुराना है इस देश में। हमारे देश में वेदों से निकले हुए संगीत में जो गहराई है, दुनिया के किसी देश के संगीत में उतनी गहराई नहीं है। तो दूसरे देशों के संगीत में हम जाकर फंस गए। रैप म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, माइकल जैक्सन का म्यूजिक, बीथोवन का म्यूजिक, मोजार्ट का म्यूजिक, ये सारे के सारे म्यूजिक जो उनके समझ में शायद आते हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, हमारे समझ में तो बिल्कुल नहीं आते हैं। माइकल जैक्सन क्या गाता रहा इतने साल, मेरे समझ में उसकी एक लाइन अभी तक नहीं आई। क्या नाचता रहा इतने साल, आज तक समझ में नहीं आया कि वो नाच रहा था या सर्कस की कलाबाजियां दिखा रहा था। एक टांग इधर फेंकना, दूसरी टांग उधर फेंकना, भौणे तरीके से कमर को मटकाना, शरीर के अंगों को बिल्कुल भौणे तरीके से प्रस्तुत करना, ये कौन सा डांस है, कौन सा नृत्य है। हमारे पास कोई कमी नहीं है। कथक है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, कथकली है, 20 किस्म के शास्त्रीय नृत्य हैं, 20 किस्म के हमारे शास्त्रीय गान हैं, और सैकड़ों हजारों किस्म के हमारे वाद्य हैं। कितने अच्छे सुरीले वाद्य हैं। बांसुरी हमारे पास है, सितार हमारे पास है, सरोद हमारे पास है, तबला हमारे पास है, हारमोनियम हमारे पास है, और विदेशियों के पास एक ही है, वो ब्रास बैंड जो बजता है बाजारों में और बारातों के आगे। आपने देखा है वो लंबा सा भोंगा सा वो गोल गोल रहता है ना, जिसको बजाने में पूरे फेफड़े निकल आते हैं उसके, वो ये ब्रास बैंड अंग्रेजों का है, ये अपना नहीं है। और जो बजे तो कान फोड़े और दूसरों का दिमाग खराब करे, बजाने वाले का तो उससे ज्यादा दिमाग खराब हो। मेरी एक बहुत विनती है आपसे, ये मेरे हृदय की बात है कि भारत स्वाभिमान के किसी भी कार्यकर्ता भाई बहन के घर में बेटे बेटी की शादी हो या आपकी अपनी खुद की शादी हो, तो कृपया करके ये ब्रास बैंड तो बिल्कुल मत ले जाना, क्योंकि ये अंग्रेजों की परंपरा है ब्रास बैंड की। अंग्रेजों की फौज जब दुश्मन पे हमला करने जाती थी तो आगे आगे ये ब्रास बैंड बजाते हुए चलता था। हम किसी पे हमला करने नहीं जा रहे हैं, हम किसी की बेटी को अपने घर की बहू बना